गुड आफ्टरनून क्लास 10th हिंदी काव्य साहित्य के कविता अंश में आज आप ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कहानी के विषय में पढ़ेंगे। कन्यादान हम थोड़ा से पहले ऋतुराज के जो जीवन व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, उसके विषय में थोड़ा सा आपको परिचित कराते हैं। ये ऋतुराज जी 1940 में इनका जन्म तो हुआ था और कुछ समय इन्होंने अंग्रेजी हिंदी में जो शिक्षाएं प्राप्त की, उस शिक्षाओं के माध्यम से ये फिर थोड़ा से हिंदी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए और धीरे धीरे इनकी रुचि जो है हिंदी साहित्य विधा पर और हिंदी काव्य विधा पर जाकर पहुंची, जिसके प्रेरणा स्वरूप इन्होंने तमाम ऐसे कहानियों और कविताओं की रचना की। इनकी रचनाएं जो थी ये 1960 की दशक की रचनाएं इसमें झलक परिलक्षित होते हैं, जिसे कहते हैं साठोत्तरी कविता। हिंदी के जो साहित्य इतिहास में जिसके जो नाम जाना जाता है उसे कहते हैं साठोत्तरी कविता। यानी कि 1960 के बाद की जो विशेषताएं जो कविताओं में दिखाई पड़ने लगी उन्हें कहते हैं साठोत्तरी कविता। तो ये साठोत्तरी कविता के रूप में जाने जाते हैं। साठोत्तरी कविता के भी कई रूप थे, जैसे आ कविता हो गया, नवगीत हो गया, समकालीन कविता हो गया। ठीक है, तमाम ऐसे प्रकार की जो कविताएं थी, इसमें शायरी विधा भी आ जाती है। तमाम ऐसी विधाएं होती थी जो साठोत्तरी कविताओं के माध्यम से इस प्रस्तुत किया जाता है। साठोत्तरी कविता की विशेषताएं क्या, इसमें होती है अनुभूत की सच्चाई, ठीक है, नवीन शिल्प विधान सच, और उसके बाद नए नए विभवों का प्रयोग करना, नए नए छंदों का प्रयोग करना, नए शिल्प विधानों का प्रयोग करना, नए शब्दों का प्रयोग करना, ये सब विशेषताएं थी साठोत्तरी कविताओं की। और देशकालीन परिस्थिति के अनुसार जो समाज में घटित हो रहे उसका वर्णन करना, उस साहित्य में उसको लिख करके समाज के सामने प्रस्तुत करना और उन बुराइयों को दूर करने का जो प्रयास है उस पर व्यंग आक्षेप लगा करके उनको दूर करने का प्रयास करना, इन साठोत्तरी कविता के जो कवि हैं उनकी ये विशेषताएं थी और ये कविता की विशेषताएं थी। तो इस पर यहाँ पर ऋतुराज जी ने कन्यादान कविता लिखा है। अब कन्यादान महिलाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना इनका एक प्रमुख धर्म है, लोगों का भी धर्म इन्होंने बताया है। ठीक है, जो तमाम प्रकार के अन्याय, शोषण, उपेक्षा, तिरस्कार की जो आज बलदेवी पर चढ़ रही हैं, इनके विषय में इन्होंने संवेदना प्रस्तुत की है। महिलाओं की नई शिक्षा, नई व्यवस्था, उनके प्रति सहानुभूति, संवेदना, आज व्यवस्था से संबंधित इन्होंने कन्यादान जो कविता लिखा है इसको इन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, इनके लड़कियां क्या होती हैं, कन्याएं क्या होती हैं, महिलाएं क्या होती हैं, क्या इनका व्यक्तित्व हो सकता है, क्या इनका जीवन हो सकता है, क्या ये हमें महत्व दे सकती हैं, क्या इनकी उपयोगिताएं हो सकती है शिक्षा तालीम पा करके, इनके विषय में इसके विषय में रेखांकित करके कवि ने इनको भी एक हमें मार्गदर्शन दिया, एक शिक्षा दी है। लेकिन यहाँ पर क्या कन्यादान में इन्होंने एक माता और एक पुत्री का जो संबंध होता है घर में, एक माँ और पुत्री का, एक लड़की का जो संबंध माता से होता है, एक माता और पुत्री का जो संबंध होता है वो सबसे अलग होता है, वो निराला होता है। बाद में तो सब कुछ अलग हो जाता है, लेकिन घर में क्या होता है कि जब माताएं और जो लड़कियां होती हैं वो घनिष्ठ होती हैं, उनमें जो घनिष्ठता होती है और सब में होता है, प्रेम होता है परिवार में, लेकिन जो माँ पुत्री का जो प्रेम होता है वो अलग होता है। ठीक है, क्योंकि जो घर के कामकाज जो होते हैं, रसोई के कामकाज जो होते हैं, जो और भी जो कार्य होते हैं घर के, जो घरेलू जैसे गृहस्थ कार्यवृत्ति का जो फार्मूला होता है, जो पैमाना होता है, उसमें उनमें सहयोगी कौन होता है, उनकी पुत्री, उनकी बेटी होती है अपनी माँ के साथ। तो उनका जो रिश्ता होता है वो घनिष्ठ हो जाता है इस प्रकार से। और भी तमाम प्रकार के जो विशेषताएं गृहस्थ जीवन में होती हैं माता और पुत्रियों में, उसके साथ साथ इसके कारण से भी और भी इनकी विशेषताएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कन्यादान कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है, क्या लिखना चाह रहा है, इसको हम आपको अपने भावार्थ के माध्यम से और वाचन के माध्यम से हम पंक्ति का वाचन भी करते हैं और साथ साथ आपको इसका भावार्थ भी बताते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे इसमें क्या है कि जो कवि है वो नए नए विधानों का, नए नए शैलियों का प्रयोग किया है। इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है साफ साफ।
ये ना लाइन इसमें कभी कहीं छोटी हो जा रही, कहीं बड़ी हो जा रही, कहीं लंबी हो जा रही, तो इस प्रकार से ये मुक्तक छंद का रूप धारण कर रहा है। ये आज के आधुनिक युग के जो कवि थे ये मुक्तक छंद को लेकर अधिक चलते थे। भाषा सरल है, ठीक है, और कहीं कहीं देशज शब्द जो नए प्रतीक और बिंबों का भी प्रयोग किया उदाहरण देने के लिए। जो पहले के कवि नए नए जो बिंब प्रतीक शैली जो उनकी होती थी वो पहले नहीं करते थे, लेकिन आज के समय के अनुसार कवियों ने इसको चेंज किया और चेंज करके नए नए प्रतीक बिंबों के माध्यम से हमें उदाहरण देकर समझाया, उदाहरण देकर बताया। तो नई नई शैलियों का प्रयोग किया है, नई नई तकनीकों का प्रयोग कविता में किया गया है। ओके, आप देखते हैं, हम थोड़ा इसे पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। ठीक है, अब यहाँ माता की बात की जा रही है। प्रमाण मतलब सबूत, साक्ष जो होता है, तो यहाँ प्रमाणिक विशेषण बन रहा है। तो यहाँ पर विशेषताएं है कि माता इतनी दुखी है। क्यों दुखी है? जिसके साथ साथ एक पुत्री जीवन भर उसके साथ समय बिताया, 18 वर्षों तक जो समय उनके साथ व्यतीत किया, जो सुख दुख में अपनी माता के साथ उन्होंने सहयोग प्रदान किया, जो उनको दिया। आज कन्यादान का अर्थ होता है विवाह। आज उनकी पुत्री का क्या है? विवाह है, और वो क्या हो रही है? पराया हो रही है। अर्थो हुई कन्या पर क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम में ये कहा गया कालिदास द्वारा कि जो कन्याएं होती हैं वो दूसरों का धन होती हैं। 18 साल 20 साल तक आप अपने घर में उनको रख सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, कुछ जितना अपना प्रेम, जितना अपना जो भी देना दे सकते हैं, लेकिन अंततः एक दिन आपको उनको पर घर भेजना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये बात निकलकर सामने आ रही है कवि के द्वारा कि माता जब कन्या जो विवाह युक्त हो, विवाह योग्य है, और वो उस समय विवाह का समय है और विवाह हो रहा है, तो माता क्या है कि अपनी कन्या के विवाह होने के समय को देख करके क्या बहुत दुखी है। क्योंकि एक माता ही अपनी पुत्री के जो नज़दीकियों को जो चीज़ जानती है कि कितनी हमारी बच्ची पढ़ी लिखी है, क्या समझदारी है, क्या नहीं है, जो माताएं समझ सकती हैं पूर्ण रूप से, वो दूसरे स्थान पर पिता होता है, फिर भाई होता है, फिर परिवार के और सदस्य होते हैं। लेकिन जो माँ समझ सकती है वो पुत्री के विषय में, अपनी बेटियों के विषय में और कोई समझ नहीं सकता। तो माता बहुत दुखी है कि हमारी जो बेटी है अब पराया हो जाएगी, हमसे बिछड़ रही है। तो इसका प्रमाण क्या है? उसके चेहरे से दिखाई पड़ रहा है, उसके हाव भाव से कि माता के जो दुख दिखाई दे रहा है उसके माध्यम से प्रकट हो रहा है। ये बात आप समझ गए होंगे बिल्कुल, ठीक है। लड़की को दान में देते वक्त, इसमें लिखा हुआ है लड़की को दान में देते वक्त कहते हैं कन्यादान, उसे कहते हैं विवाह। तो यहाँ पर विवाह, आज जब विवाह का समय, तो इसकी माता क्या है? बहुत दुखी है, प्रमाण दिखाई पड़ रहा है, बहुत दुखी है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब अंतिम पूंजी क्या, हमें नवीन प्रतीक बिंब दिखाई पड़ा नहीं दिखाई पड़ा? हमने भी बताया था ना, शाकुंतली कविता के जो कवि होते हैं नवीन प्रतीक बिंबों के माध्यम से कविताओं को उन्होंने लिखा है, पढ़ा है और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो, अंतिम पूंजी नवीन ये पद्धति है वर्तमान काल की पूंजी व्यवस्था अर्थशास्त्र में जो पढ़ाया जाता है, ठीक। अब पूंजी का मूल्यन, पूंजी का विकास, अभिभाव, खुदरा मूल्य, ये सब क्या है? अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में आता है। तो यहाँ अर्थशास्त्र के माध्यम से बताया है कि कितना जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी, मतलब कि जैसे ऐसा वो दुख हो रहा है, इतना खेद है, इतना कष्ट है कि जैसे जीवन का जो, जैसे तुम्हारे पास जीवन का अंतिम पूंजी बची हो, किसी कोई हर नहीं, तो जीवन का आपका सहारा छूट जाए, आप बहुत ही दुखी हो जाए, आपका जीवन निर्बल हो जाए, ठीक उसी प्रकार की माता के ऊपर ये समय व्यतीत हो रहा है कि उसकी बेटी उसके जीवन का एक सहारा थी, सबसे बड़ा जीवन का आधार थी, जिसके माध्यम से, जिनके सहयोग से, जिनके वासन जीवन को देख करके वो उसकी माता क्या थी? जीवित रहती थी, सदैव आनंदित और खुशहाल थी। लेकिन क्या है कि कन्यादान के समय जब विवाह का समय आया तो उसकी माता घोर कष्ट में पहुंच गई है कि जैसे उसकी अंतिम पूंजी और जीवन का जो सहारा है, जैसे कोई धन द्रव्य पदार्थ हो, जो अंतिम द्रव्य हो, जो खो गया हो, और वो उसके कारण वो विकल हो गई हो, मतलब दुखी हो गई हो, ठीक है। यहाँ पर एक प्रमाणिक आपने देख लिया, ये 3 लाइन ने आपको पंक्तियों में हमने बताया, पंक्तियों के बीच में आपको ये भाव स्पष्ट कर दिया है। अब देखते हैं आगे, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। माता के बच्चों
जो बच्चे होते हैं, पिता कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कितने भी बड़े वो श्रेष्ठ क्यों ना हो जाए, लेकिन माता पिता के सामने वो बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि माता पिता हमेशा ये उनको उपदेश देना ही उनका कार्य रहता है। चाहे इतने आप उस विषय में आप जानते भी हो, आपको उसका ज्ञान भी अगर हो, तब भी तुम्हारे पिताजी अगर आप कहीं जाएंगे या कहीं पर आप जा रहे हैं या कोई बात आप कर रहे हैं, तो वो आपको एक बार इंट्रोडक्शन अवश्य देंगे। आप क्रोधित भी हो जाते हैं, हम गुस्सा भी हो जाते हैं कि हम जानते रहे हैं, लेकिन आप फिर भी बार बार, लेकिन वो तो नहीं जान रहे, तो वो तो जाने मेरा बेटा है, जैसा था वैसा ही है, क्योंकि उनको अनुभव ज़्यादा है, उनको ज्ञान ज़्यादा है, इसलिए उनका उत्तरदायित्व भी बनता है पिता के नाते कि आप बेशक जानते हो वो बातें, लेकिन वो उनको बताएंगे आपकी, क्योंकि आपके हितैषी सबसे बड़े आपके माँ बाप ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात उभर कर सामने यहाँ पर भी आ रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। माँ के सामने ये लड़की सयानी का मतलब क्या है? अज्ञानता, होशियारी जिसके अंदर ना हो, सयानता जिसके अंदर ना हो, जिसके अंदर पूर्ण ज्ञान ना हो। यहाँ पर कवि लिख रहा है माता क्यों दुखी हुई है कि उसके सामने भी लड़की उसकी क्या है, पुत्री जो है बहुत, ये कभी के भी होता नहीं, शादी विवाह में आखिरी में गार्जियन जो होते हैं क्या कहते हैं, जो अपने उनके सामने का जो उनका बेटा होता है, उनके अपने समधी जिसे कहते हैं, या उनके गार्जियन को कहते हैं कि हमारी लड़की से या कोई हमारी पुत्री से कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि अभी ये उनका कोई अभी जीवन का अनुभव नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हम देखे हैं, तमाम ऐसे फंक्शनों में जो ऐसा विवाह होता है, आखिर में ऐसा संवेदनाएं हमने देखा है, भैया इनको क्षमा कर देंगे, अगर कोई गलती हमसे बताना। तो अब चाहे इतना कोई गलती हो ना हो उनसे, लेकिन उनके मन में ये है कि घर पर लड़की थे, वहाँ माहौल कैसा हो, कैसा एडजस्ट हो पाए या कैसी तरीके से। तो इस प्रकार से एक माता पिता का एक उत्तरदायित्व रहता है, मन में सोचते हैं, विशेषता होती है। ठीक, तो यहाँ पर ये बात सामने यहाँ पर भी आ रही है कि माता के सामने वो लड़की के विषय में क्यों दुखी है, क्यों अंतिम पूंजी बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि लड़की अभी सयानी भी नहीं है, इतनी जानकार भी नहीं है, अनुभव उनको नहीं है जीवन का। दूसरे घर में जाएंगी, पर घर में जाएंगी, पता नहीं कैसा वातावरण हो, क्या कैसा हो कि हमारे लड़की को जो अभी यहाँ तक सुख देखा, जिनको हमें कभी कष्ट नहीं दिया, जिनको हमें कभी कोई दंड नहीं दिया, जिनको अपने फूलों की तरह रखा, दूसरे घर में जाकर कैसा इनका व्यवहार हो, लोगों को कैसा इस प्रकार से कोई गलती करने के बाद उनको कौन सा कष्ट प्राप्त हो, ये सब की बातों को लेकर की माता क्या है, अति संवेदना व्यक्त कर रही है, अत्यंत दुखी है। बात समझ गए ना? बिल्कुल आप समझ गए होंगे, हमें पूरा विश्वास है। आगे देखते हैं, अभी इतनी भोली सरल थी कि वो, और इनकी लड़की क्या थी कि बहुत सरल थी, बहुत सरल स्वभाव की थी, ना तो उसको जीवन का कोई अनुभव था और ना कि कोई जीवन का कोई ज्ञान था कि जीवन क्या होता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन जीने, जब पूर्णतः गृहस्थ जीवन के ऊपर हम आ जाते हैं, तब नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार की बात हमारे हर पहले तमाम प्रकार की होता है। जब जनेऊ संस्कार तो शिक्षा पूर्ण हो गई, अब आपका दूसरा समय आ गया है। चूड़ाकरण संस्कार होता था तो आपका जो पूर्व शिशु अवस्था वो समाप्त हो गया है। ठीक, फिर वैवाहिक संस्कार होने के बाद आप पूरे जानकार हो गए, होश हवास में हो गए हैं। आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने जीवन को सताई जिए और ले करके जीवन को आगे चले, और जो आपके साथ जुड़ रहा है, जो उसको भी अपने जीवन को एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन करके जीवन को आगे निरंतर बढ़ाए। तो ये होता है। तो 16 संस्कारें होती थी पहले हमारे यहाँ, तो वही संस्कार है। इसमें ये बताया जा रहा कि लड़की जो पहले थी घर पर थी, बहुत दुलारी थी, बहुत प्यारी थी अपने माँ बाप की, बहुत ही उसके माँ बाप से बहुत प्रेम करते हैं, तो उसकी माता तो सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। तो इसी के लिए वो सोच रहे हैं कि लड़की को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था जीवन का। वो घर में रहती थी, जो हर चीज़ की, जो उसको हर वस्तु में जो द्रव्य पदार्थ जो भी उसको चाहिए था, उसको बहुत उसके पिता माता कर देते थे। कोई दिक्कत नहीं थी, जीवन में कोई अनुभव नहीं था, जीवन उनके ऊपर कोई दुख नहीं आया था, क्योंकि माता पिता उसके दुख को दूर करने वाले थे। लेकिन अब क्या होगा आगे चल करके, इसके लिए ये माता दुखी है, और अपनी पुत्री के अलग होने से भी और भी दुखी है, क्योंकि उसकी पुत्री कभी कभी होता था कि अपने माता के साथ अपने उसके सहयोग करती थी। ठीक है, फिर देखिए कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। इसमें दिया भी है कि जो पुत्री थी, उसकी माँ सोच रही है कि हमारी जो बेटी इतनी सरल है, इतनी सुख में जी है कि उसको केवल सुख के विषय में ही ज्ञान है, दुख संकट विपत्ति क्या होता है इसके विषय में उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार को उसको दुख नहीं होता था। लेकिन अब
क्या होगा कि उसको किसी प्रकार की दुख का अनुभव, दुख क्या होता है, जीवन में दुख किसे कहते हैं, इसके विषय में वो नहीं जानती है। दूसरे घर में जा करके क्या दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा, इसको लेकर के माँ बहुत चिंतित है इसकी। ठीक है, फिर देखिए, पीठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों के। पीठिका मतलब क्या होता है, वो पाठिका क्या होता है, सॉरी पीठिका नहीं पाठिका, कि उसको हमें अभी और थोड़ा सा भोरी सरल है, समय के अनुरूप अभी थोड़े समय के बाद अगर इनका कन्यादान होता तो बहुत ही परफेक्ट अवस्था में होती है, ठीक होता, इनको ज्ञान हो जाता जीवन का। लेकिन यहाँ पर ये कह रही है, कवि कह रहा है कि वो जो लड़की थी, जो कन्या थी, उसको भी ज्ञान और जीवन के प्रति उनका अनुभव देने की आवश्यकता है। अभी वो पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है उनको, जीवन का क्या, जीवन क्या चीज होता है, जीवन में क्या, कैसे जीवन होता है, किस प्रकार से हम गृहस्थ की कार्यों में संलग्न होकर उसको संभालते हैं, कि जीवन किस प्रकार से जिया जाएगा, किस प्रकार से हम घर बार अपने गृहस्थ दूसरे घर में जाकर कैसे एडजस्ट होंगे, कैसे हम व्यवस्थित करना है, ये सब बात की ज्ञान को उनकी देने की आवश्यकता है। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ परंपराओं का ज्ञान कराना है, कुछ नए बातों का ज्ञान कराना है, कुछ नए आधुनिकता का ज्ञान कराना है, ये सब बातें ज्ञान देने की भी इनको आवश्यकता है। लेकिन ये सब बात इनको जाने नहीं है, इसको भी सीखने की आवश्यकता है, इसको देने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर कन्यादान में इसकी माता ये कुछ अभी इनको कुछ ज्ञान नहीं दिया गया, इसलिए ये क्या है, माता अत्यंत दुखी और संवेदित है। ठीक है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माता कह रही है कि लड़कियों का स्वभाव क्या होता है कि अगर उनको, ये कहते हैं, ये एक लोकोक्त एक कहावत है कि जो लड़कियां होती हैं उनको आभूषण से प्रेम होता है, अपने मेकअप से प्रेम होता है, अपने श्रृंगार से प्रेम होता है, ये जितना भी इनको सब मिल जाता है उतना इतने में अपने आप को सुख अनुभव कर लेते हैं। लेकिन जो इनका सच्चा अधिकार क्या है, सच्चा जीवन क्या है, इनके विषय में ये नहीं जानते। लेकिन ये पहले की कहावत थी, अब वर्तमान समस्याएं घर कर लिया है, वर्तमान को देखा जा रहा है। लड़कियां भी बढ़ चढ़ करके शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, तालीम प्राप्त कर रही हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर जा रही हैं, अच्छे अच्छे सरकारी पदों को पर सुशोभित कर रही हैं, समाज में भी अपना नाम कर रहे हैं, नेतृत्व भी कर रहे हैं, सांसद भी हो रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बन रही हैं, समाज को भी लेकर चल रही। अब समस्याएं बदल रही हैं, समय बदल रहा है। ये पहले की बात है, जो आज ये कवि ने जो प्रस्तुत किया है, पहले की बात है कि जो पहले जो स्त्रियां होती थी आभूषणों पर और अपने श्रृंगार पदार्थों पर, सौंदर्य प्रसाधनों पर इनका जीवन कुर्बान होता था, उसे प्राप्त करके अपने आप को सब कुछ समझते थे, बस हमारा जीवन इतने ही सब सीमित है। लेकिन ऐसा अब ये संकुचित दृष्टिकोण का जो भाव था स्त्रियों में, जो भाव है पहले वाला, उसको लेखक बता रहा है कि ये गलत है, इसको आप छोड़िए। ठीक, ये संकुचन को विस्तृत कर रहा है कभी, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, पहली वाली व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए, संकुचित कि आभूषण मिल जाए, सोना चांदी इनको मिल जाए, बस इतने में ही इनका जीवन है। इनको भी बढ़िया शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा की बात भी किया है, इनको अच्छा ज्ञान मिलना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, इनको भी आगे बढ़ना चाहिए, ये सब बात। और प्यारे यार परिस्थितियाँ बदल भी रही, लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं, और कभी भी ये लिख भी रहा है लड़कियों के लिए कि उनको पढ़ना चाहिए। शादी आवश्यकता नहीं, घर बसाना आवश्यकता नहीं, सबसे पहले आवश्यकता है उनकी शिक्षा की, उनकी व्यवस्था की, उनके ज्ञान की, उनके किसी योग बनने की। अब क्योंकि अब यहाँ समानता की बात भी दिखाई पड़ रही है, पुत्र और पुत्री में समानता की बात यहाँ दिखाई पड़ रही है कि हमें पुत्री और पुत्र पुत्रियों में समानता के भाव रखना चाहिए, जहाँ पर भी उनको पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब वो भी उसको पढ़ाया नहीं गया था, इसीलिए लेखक ने यहाँ पर एक दुख ये कवि जो है स्वतः ही ये शुद्ध भाव व्यक्त कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है कि लड़की पढ़ी नहीं है। लोग पहले क्या करते थे, उनको लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, उनका विवाह कर देना, उनको घर बसा देना, ठीक है, उनको शिक्षित छोड़ देना, ये सब उनकी बातें थी। ये कवि जो है इसी बात को यहाँ पर व्यक्त किया है कि पाठिका थी धुंधले प्रकाश, वो पढ़ी नहीं थी बेचारी, लड़की पढ़ी नहीं थी, उसकी शादी हो गई, उसको घर बसा दिया। तो यहाँ लेकर एक बात करना चाहता है कि लड़कियों को शादी पहले नहीं, पहले उनको पढ़ाइए, लिखाइए, उनको योग बनाइए, क्योंकि लड़की लड़का बराबर है, ठीक है, और उनको पढ़ा करके तब उनके जीवन को आगे बढ़ाइए, तब उनका घर बसाइए या कुछ भी करिए।
ये बात यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर वो कुछ सीखा ही नहीं है, वो दुखी तो रहोगे ही। जब ऐसे करोगे तो जो बच्चों को ज्ञान नहीं रहेगा, ये तालीम नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे जीवन में, तो दुख होना तो जाहिर ही है। तो यहाँ पर एक शिक्षा, लड़कियों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात यहाँ पर कभी गुप्त रूप से कर रहा है, भाव रूप से कर रहा है। ठीक है, तो अपने चेहरे पर मत लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि आभूषणों से और सौंदर्य प्रसाधनों से अपने रूप और बातों को देख करके लड़कियां प्रसन्न हो जाया करती थी कि बहुत ही हम अच्छी हैं, बहुत ही हम ठीक है। ये सब संकुचित ज्ञान है, लेकिन शिक्षा की बात तब नहीं होती थी। तो कभी यहीं पर ये लिखना चाह रहा है कि ये सब पुरानी बातों को छोड़ा जाए और नई बातों को लड़कियों को ग्रहण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, स्वयं किसी आगे बढ़ना चाहिए, किसी समाज में नाम रोशन करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। ये सब नहीं पहले पुरानी पद्धति आभूषण मिल जाए, सौंदर्य प्रसाधन के सामान मिल जाए, अच्छे अच्छे वस्त्र मिल जाए, बस हम बहुत अच्छे हो गए, बहुत खुश हैं। ये सब आपकी आवश्यकता नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार शिक्षा है, अच्छे जाना, आपको भी आगे बढ़ने का पूर्ण अधिकार, ये सब कभी इसमें बताना चाह रहा है। ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। जैसे आग से क्या होती है, रोटी बनाई जाती है, खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, उसी प्रकार लड़कियां जो होती हैं वो भी किसी चीज़ का निर्माण करने के योग्य होती हैं। ठीक है, विकास देने के लिए होती हैं, ये अन्याय सहने के लिए नहीं। इनका ये भोगवाद का सिद्धांत नहीं होना चाहिए इनके साथ, ये केवल बस लड़कियों का उपयोग घर में बंद रहे, घर का काम देखें, घर के जीवन में केवल रहें, ना पढ़ने को उनको मिले, ना समाज देखने को मिले, ना खुला वातावरण देखने को मिले, ये सब नहीं होना चाहिए। लड़कियों का काम गृहस्थ में तो होता है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि केवल उनका जीवन घुट घुट करके बंद कमरों में ही मर जाए। ऐसा संकुचित विचार, जो समाज का जो संकुचन जो विचार है, इसको भी दूर करने का प्रयास कभी कर रहा है। तो संकुचित विचार है कि लड़कियों केवल घर में ही रहना है, उनको बस गृहस्थ का काम करना चाहिए, उनको पढ़ना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसका इस भाव को मतलब लड़कियों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है कि लड़कियों को हर चीज़ वो करना चाहिए जो लड़के कर सकते हैं, लड़कियां भी हर काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो यहाँ समानता का भाव दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ इस भाव को भी यहाँ पर कवि जो है प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो ये बंद कमरे में घुट घुट को मरने के लिए केवल ये नहीं बनी है, केवल घरों का संभालने के लिए, इनको भी पढ़ने का अधिकार है, ये भी हर काम कर सकती हैं, समाज में भी आज नेतृत्व कर सकती है, सबको नया तालीम पर प्राप्त कर सकती है, हर चीज़ ये कर सकती है। ये कभी इस बात को यहाँ पर उठा रहा है कि ये जलने के लिए नहीं है, केवल घुट घुट के मरने के लिए नहीं, घर में बंद कमरों में। ये भी इनको भी खुदा वातावरण के अधिकारी हैं, पढ़ने के अधिकारी हैं, किसी काबिल बनने के अधिकारी हैं, किसी पोस्ट पर जाने के अधिकारी हैं। यहाँ पर कभी जो संकुचित विचार पहले समाज का था, वो विचार को दूर करने का भी यहाँ पर प्रयास किया है। ठीक है, वस्त्र और आभूषण सात्विक ब्रह्म की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये पहले की बातें बता रहा है कि जैसे पहले लोग कह रहे हैं कि वस्त्रों और आभूषणों श्रृंगारिक सामानों को प्राप्त करके घर में रहने का ही इनका एक जीवन था। पहले लड़कियां, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, इनको कुछ करने नहीं दिया जाता था, समाज में इनको उपेक्षा की जाती थी, तमाम इनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। लेकिन यहाँ पर कभी इसी संकोचन को दूर करके पहले वाली जो व्यवस्था थी वो सब नहीं है। आज का समाज सभ्य है, शिक्षित हो रहा है, धीरे धीरे संकोचों को हमें दूर करना चाहिए और लड़कियों को पूर्ण स्वतंत्रता दे करके उनको भी शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए, उनको भी अपना योग्य बनाना चाहिए। ठीक है, इनको भी शिक्षा ज्ञान देना चाहिए, इनको भी अधिकार प्रदान करना चाहिए, इनको किसी प्रकार का अन्याय जाति नहीं करना चाहिए। और ये सब बात विचार है कि बस इनकी शादी विवाह करके केवल घर बसा दिया जाए, हम जीवन से मुक्त होंगे। ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति वास्तविक क्या है आपका वास्तविक मुक्ति है कि अपने पुत्रियों को भी पढ़ा करके, उनको योग्य बना करके, उनको अच्छी तालीम दे करके, उनको अच्छी शिक्षा दे करके ही ये सच्ची मुक्ति तब हम प्राप्त करते हैं, जब कोई योगी भी बन जाती है, हमारी लड़की हो या लड़का। ये गार्जियन से को लेके एक प्रकार के अभिभावकों के लिए एक शिक्षा है। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। कहा कि लड़की तो रहना, लेकिन जो पहले वाली व्यवस्था थी, अन्याय सहना, अत्याचार सहना, घर में रहना, घुट घुट के जीवन रहना, ये सब नहीं होना चाहिए। एक लड़की के गुण आपके अंदर हो, एक लक्ष्मी होती है उसके अंदर गुण हो, एक सद्गुण आपके अंदर होना चाहिए जो लड़कियों के अंदर। लेकिन वो लड़की नहीं होना चाहिए कि जो पहले अत्याचार सहे, घर में बंद कर घुट घुट कर जिए, केवल आंसू पी कर के जीवन जिए, ये सब जीवन नहीं होना चाहिए।
सतत अत्याचार, अन्याय, शोषण, उपेक्षा के विरुद्ध आवाज उठाएं। आधुनिक लड़कियों के परिवेश में रहकर के अपने अधिकारों को समझे और उसको प्राप्त करने का अधिक से अधिक प्रयत्न करें और जीवन को अपने योग्य अनुसार ढालें और जीवन को अपने स्वतंत्र रूप से जिए। ठीक है, तो कन्यादान में इस पाठ को भी आपको पढ़ाया गया है कि बात ऋतुराज ने बताई। संकुचित को जो विचार है माता पिता के जो भाव होते हैं पुत्रों के प्रति, माता के जो प्रेम होते हैं पुत्र की प्रति, इन सब भावों को भी यहाँ पर स्पष्ट किया है। बात समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसको अवलोकन कर लीजिए। हम जो वीडियो में आपको व्याख्यान दिया उसको पढ़िए बढ़िया से और पढ़ करके इसके विषय में आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर लीजिए और इस जानकारी को ज्ञान में रखिए और जीवन को समझिए और जीवन के मूल्यों को समझिए और सबके प्रति समानता का व्यवहार रख करके सबके पर आदर भाव रखिए। तब तक आज कन्यादान का बस इतना ही पाठ। आगे फिर नई वीडियो के साथ हम पुनः आपको बताएंगे, नई शिक्षा के साथ नई वीडियो भेजेंगे, नए ज्ञान के साथ नई वीडियो आपको देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।